अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग। हज एंड उम्रा चल रहा है आजकल और रमज़ान भी आने वाला है और हज के फॉर्म्स और गवर्नमेंट के सब निकल रहे हैं क्योंकि उसकी भी तैयारी चल रही है। तो आज हमने जो है एक कंपनी को दावत दी है जो कि आपके हज एंड उम्रा के जितने भी सवाल हैं जो मुझे मिले हैं तो मैं उनसे पूछूंगा और उनसे पता करूंगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ख़याल रखना चाहिए हज एंड उम्रा के लिए, और हज और उम्रा में क्या क्या चीज़ होती हैं। इनके पास इसके अलावा इनके ट्रैवल के भी बहुत सारे पैकेजेस हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि उनके पास हमारे लिए क्या चीज़ है। कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, तो आजकल आपको जैसे पता है कि ट्रैवलिंग कोविड के बाद और थोड़ी चेंज हो गई है और इसी तरह हज एंड उम्रा जो है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं काफ़ी लोगों के जो कि वो पूछना चाहते हैं कि यार अब हज उम्रा जो है पिछला तो था कोविड के अंदर ही, जैसे आपको पता है, तो अब जो हज एंड उम्रा हैं वो कितना डिफरेंट है क्योंकि अब तो चीज़ें चेंज हो गई हैं और काफ़ी चीज़ें सेटल भी हो गई हैं। तो अभी आजकल किस तरह सिचुएशन है? देखें, अब कोविड में काफ़ी सारे लोगों की जो है ख्वाहिश होती है कि हम हज पे जाएं और उम्रे पे जाएं। तो कोविड से पहले जो थी वो पूरे मामलात अलग थे और कोविड के बाद जो है ना वो सारी चीज़ें अलग हो गई हैं। कोविड से पहले इतना एक्सपेंसिव नहीं हुआ था, लेकिन कोविड के बाद हज और उम्रा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ। लेकिन कोविड के बाद जो हमारे पास लोगों की इंक्वायरीज़ और माशाल्लाह क्लाइंटेज जो आया है वो कोविड से पहले इतने सालों में कभी ऐसा क्लाइंट नहीं जनरेट हुआ। उसकी वजह क्या है? रोकने की वजह से? उसकी वजह यही है कि 2 साल 2.5 साल जो बंद रहा, तो ऐसे लोग हैं माशाल्लाह कराची वाले और पाकिस्तान वाले, तो साल में 3-3 4-4 मरतबा हज और उम्रे पे जाना पसंद करते हैं। हमारे पास ऐसे क्लाइंट भी हैं जो जुम्मा पढ़ने सिर्फ हरम शरीफ जाते हैं। तो हाँ माशाल्लाह, बस ये है कि अल्लाह पाक का घर है। तो अब जो है वो इतना रश हो गया जिसकी वजह से अब फिर आपके सामने डॉलर के और इसके रियाल वगैरह का रेट इतना ऊपर चला गया। तो कोविड के बाद तो सही सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन अब जो है ना वो एकदम 1-1.5-2 महीने हो गए, इतना शूट कर गया रियाल भी और होटल्स भी कि अब तो उधर होटल्स फुल हैं, अवेलेबिलिटी ही नहीं मिल रही है, हमें नहीं मिल रही। तो रेट बढ़ गए हैं तो ये तो कम हो जाना चाहिए, लोगों को जाना ज़्यादा हो गया। देखें, हर चीज़ का जो है ना एक रेशो होता है। अब उनके पास एक मिसाल है, कैपेसिटी 1000 लोगों की है, एक मिसाल है मक्के में 1000 लोगों की होटल्स की कैपेसिटी है, तो वो अगर उसमें 2000 लोग अगर आना चाहेंगे तो वो फिर रहेंगे उसमें 1000 ही, लेकिन उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो फिर वो जो 1000 उसको अफोर्ड कर सकता है वही लेगा। हाँ ठीक है। दूसरी बात ये कि एक बंगाली पाड़े की तरफ एक पाड़ा है मदीने में जो अभी टूटने का सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। तो वो सिर्फ अभी उसकी न्यूज़ आई है, उधर सऊदी गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा दिए कि ये हिस्सा जो है हम तोड़ देंगे, जिसकी वजह से बाकी 2 साइड्स पे इतना रश हो गया। जो होटल 150-130 रियाल का पर नाइट था वो अब 450 में भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, और कोविड के बाद से हमने ये सुना है कि वो टाइमिंग्स भी हो गई हैं। जैसे पहले तो हम बैठे ही रहते थे हर वक्त वहीं पर हरम में ही बैठे रहते थे, क्या ये भी चेंज हो गया है मदीना में? देखें, मदीने में आप बिल्कुल अभी भी जा सकते हैं और मस्जिद है, एक मस्जिद है, मस्जिद में जाने की कोई ममानियत नहीं है। सिर्फ जो है वो टाइमिंग उन्होंने रियाजुल जन्ना पे लगा दिया जो आप किसी भी वक्त पहले जा सकते थे। और कोविड में उन्होंने एक एप्लीकेशन, नुसुक एप्लीकेशन है, नुसुक और एक तवक्कलना, तो वो 2 एप्लीकेशंस उन्होंने दे दिए हैं मदीने में कि आप आने से 10 दिन पहले 5 दिन पहले अपने वीज़ा नंबर डाल के अपॉइंटमेंट ले लें। आधे घंटे का अपॉइंटमेंट आपको मिलता है रियाजुल जन्ना के लिए। वो आप अपॉइंटमेंट के टाइम में ही सिर्फ रियाजुल जन्ना में जाके नफल वगैरह जो भी आपको अदा करने हैं, दुआएं करनी है, वो आप उस स्पेसिफिक टाइम में अदा कर सकते हैं। और मक्का में? हाँ, मक्का में जो है वो उन्होंने ये पाबंदी लगा दी
सऊदी गवर्नमेंट ने कि अब सिर्फ एहराम में जिसको उम्रा करना होता है जा तो सकते हैं हरम में, लेकिन आपको अगर सिर्फ तवाफ़ करना है तो आप फर्स्ट फ्लोर से करेंगे, सेकंड फ्लोर से कर लें, लेकिन आपने उम्रे के लिए जा रहा है ना वो सिर्फ मताफ में काबा शरीफ के पास जा सकता है। एहराम के बगैर वाला इजाज़त नहीं देते उसको जाने की। मस्जिद में बैठ जाए, ऊपर फर्स्ट फ्लोर से उम्रा कर ले, सेकंड से कर ले, लेकिन मताम में काबा शरीफ के पास जो है वो नहीं जाने देते। तो वो जो है वो सिर्फ एहराम की हालत में जाने देते हैं, और उसमें भी जो है वो लेडीज़ को जाने देते हैं, मतलब कपड़ों में भी, लेकिन जेंट्स सिर्फ एहराम में अलाउ है। कैसे आपने कब शुरू करा ये काम, किस तरह स्टार्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल से ये काम मैंने 1990 से हाजियों की और उम्रे वालों की खिदमत शुरू की, और 2002 में सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स के नाम से ये काम मैंने शुरू किया। उस वक्त के मसाइल बिल्कुल अलग थे। उस वक्त जैसे लोग जाते हैं ग्रुप सिस्टम वगैरह ये नहीं, उस वक्त ये होता था कि हम लोग सबसे पहले तो हज भी जो था वो बहुत कम लोग करते थे, और कराची से तकरीबन स्पॉन्सर लोग बाहर से भेजते थे, वो स्पॉन्सर के ज़रिए हम लोगों को हज पे भेजते थे। 92 में 30,000 रुपीज़ में मैंने पहला हज किया, और लोगों को 32, 31, 32 में हज कराया। उसके बाद स्पॉन्सर स्कीम 99, 2000 तक रही। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट ने फॉर्म शुरू किए, जो गवर्नमेंट का नहीं था, नहीं गवर्नमेंट का हज था, तो उसकी कुछ तादाद होती थी गवर्नमेंट के फॉर्म की, और स्पॉन्सर जैसे प्राइवेट स्कीम है तो वो स्पॉन्सर आता था बाहर से, ड्राफ्ट दुबई की ड्राफ्ट आते थे, उसके ज़रिए जाते थे। और हुकूमत पाकिस्तान कुछ एनओसियाँ जारी करती थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो इंटरनेशनल पासपोर्ट पे लोग हज करते थे। तो कुछ लोग जो VIPs होते थे शॉर्ट टाइम के लिए, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए जाते थे, कम से कम 11-12 दिन के लिए, वो इस तरह। तो ये जो हम पिछली पिक्चर्स देखते हैं वो शिप में जो जा रहे होते हैं हज की, वो कौन सा ज़माना? वो तकरीबन 92-93 में तो शिप बंद हुई, ये तो उससे भी पहले शिप में जाते थे। जैसे मेरे वालिद साहब ने 1957 में हज किया था, उन्होंने 3,500 रुपये में हज किया था। वो शिप में गए थे, और वो शिप का तकरीबन 2 महीने का टूर होता था, क्योंकि 9 दिन एक्सपीरियंस होता था। 2 महीने के लिए पहले पहुंचते थे वो जाते थे। वो लोग गए थे सफीना आबिद में। यहाँ से जाने के लिए तकरीबन 10 दिन जाने में लगते थे, 10 दिन आने में लगते थे। उसमें क्लासें होती थी, उसमें सारे इंतज़ाम होते थे। और मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बताते थे कि जब वो जाते थे, गए थे हज पे, तो काफ़ी लोग थे, उसमें से तकरीबन 4-5 की तो जाते वक्त डेथ भी हो गई थी शिप में, क्योंकि शिप में हर आदमी को सफ़र करना सही नहीं होता था, वॉमिटिंग वगैरह होती थी, लोग करते थे। फिर 10 दिन जाने के, फिर उधर टाइम लगता था। फिर जैसे वापस आने का होता था, तो जब शिप आएगी फिर वापस जाएगी, तो लोग वहाँ से भी और भी वापस आएंगे, इसलिए वो ज़्यादा दिन होते थे। 2 से 2.5 महीने 3 महीने लगते थे। देखिए ना, अभी भी हुकूमत पाकिस्तान का पीरियड 40 डेज़ का होता है। उस वक्त 60 से 90 डेज़ का पीरियड तो वो आप शिप का था। शिप जब आएगी वहाँ से वापस, तो दूसरे लोगों को लेने जाएगी, तो इस हिसाब से ही शेड्यूल बनता था। अब 40 दिन का है। अब ये 40 दिन का है। जैसे हमारे लोग हैं VIPs, अब वो शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट 12 से 15 दिन का होता है। जैसे हमारा भी अभी था, 13 दिन का भी था, 18 दिन का, 24 दिन का। एक्चुअल हज जो है वो कितने दिन का होता है? हज जो है वो 5 दिन मिना में क़याम होता है। उसमें हमको वो अरफात जाते हैं, ये तकरीबन वो अपना 9 ज़िलहज को अरफात में खुतबा होता है। मेन हज जो है वो खुतबा है। अरफात के मैदान में जो पहुंच गया वो हज है। कोई भी पहुंचे, जैसे परिंदा भी अगर वहाँ से निकल गया तो वो भी समझे हाजी है। खुतबे के दौरान जो आदमी अरफात के मैदान में, वो 3 दिन पहले लोग मिना जाते हैं, वहाँ खेमों में रहते हैं। 8 तारीख को
लोग अमूमन 6 की रात 7 को लेके जाते हैं, हम 8 की सुबह अरफात उधर पहुंचते हैं, वो अपना मिना। फिर 9 तारीख की सुबह हम लोग पहुंचते हैं अरफात के मैदान में हाजियों को लेकर, और 9 तारीख को जब रात को निकलते हैं, शाम को मगरिब और इशा हमको मुजल्फे में पढ़नी है, चाहे जितने बजे भी हम वहाँ पहुँचें, चाहे रात को 2 बजे पहुँचो, 3 बजे पहुँचो, मगरिब के बाद निकलने अरफात के मैदान से। और आपको जिस वक्त आप मुजल्फा पहुँचोगे उस वक्त आप मगरिब और इशा दोनों अदा करेंगे, आप दोनों फ़र्ज पहले अदा करेंगे जितने बजे पर। फिर वहाँ पे शैतान के लिए वो अपना रमी की ककड़ियाँ चुननी होती हैं, वो ककड़ियाँ चुनते हैं, हाजी अपनी दुआ में रखते हैं, दुआएं करते हैं। और ये रात जो है ये शब कदर से भी अफजल होता है। जो मुजल्फा की रात है वो आया है कि ये शब कदर से भी अफजल रात है, क्योंकि ये इबादत की रात होती है और वो पूरे आसमान में अल्लाह पाक उनकी सुन ले, क्योंकि हाजी एहराम की हालत में होता है। और एहराम जो है वो एक आपको चाहे बादशाह हो चाहे फ़कीर हो, सबको एक ही लिबास पहनना है, क्योंकि वो लिबास जो है वो आपको याद दिलाता है अपना जिस दिन इंतकाल होता है, वो अपना कफन का लिबास है, ये है एहराम। एहराम जो होता है उसमें आप कोई चीज़ नहीं पहन सकते, बेल्ट भी नहीं लगा सकते, नहीं ऊपर बेल्ट लगा सकते, कोई भी वो जो पिन है जिससे सिलाई वाली चीज़, उसके ऊपर आप सिलाई वाली चीज़ नहीं लगा सकते। तो बेल्ट तो अभी होते हैं ना? नहीं, ये जो ऊपर बेल्ट लगा सकते हैं, अंदर जो है ना वो टांका वगैरह नहीं लगा सकते। एहराम के अंदर कोई चीज़ नहीं लगा सकते, आप कोई सी नहीं सकते। ऊपर बेल्ट लगा सकते हैं, बेल्ट नहीं लगाएंगे तो तकलीफ है। तो फिर ये और उसके लिए कुछ बताएं कि टिप्स कि किस तरह, जैसे आप हज के लिए जाते हैं तो लोगों को भी सब्र भी करना होता है, तो वो सब्र के लिए किस तरह करें लोग? मतलब लोग अफसोस वो जो है ये है कि एक तरह से सब्र खो देते हैं, क्या करें उसके लिए? नहीं, उसके मैं बताता हूँ कि हाजियों को जाने से पहले हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम रखते हैं, उसमें पूरी ब्रीफिंग दी जाती है, उनको किताबें दी जाती हैं, उनको बताया जाता है जो हमारे एग्रीमेंट बनते हैं उसके लिए। क्योंकि यहाँ से आदमी जब निकलता है कराची एयरपोर्ट से, यहाँ से अपने घर से निकलेगा एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट में 3-4 घंटे उसको सफ़र करना है। जब वो प्लेन में बैठता है, कुछ लोग डायरेक्ट जाते हैं, कुछ लोग वाया जाते हैं। अब वाया जाते हैं तो वहाँ भी 2-3 घंटे, दुबई, कतर, किसी भी फ्लाइट से जाते हैं, वहाँ स्टॉप ओवर है, उसके बाद ही उतरते हैं हाजी के। अभी तो बहुत आसान हो गया है कि जैसे ही उतरते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे में बस मिलती है। 1990 में अगर हम लोग शाम को उतरे हैं, मिसाल है कि रात को 7 बजे फ्लाइट उतरी है हज टर्मिनल पे, दूसरे दिन 7 बजे हम यहाँ, उसके बाद 24 घंटे के बाद हमारा नंबर आएगा इमिग्रेशन पे पहुँचने का। उस ज़माने में इतना लगता था। उस वक्त जो खेमे होते थे, जैसे ये कारपेट है, बिल्कुल नीचे वो आपके वो पत्थर और वो लगे होते थे, और इस फैन से छोटे छोटे फैन होते थे। 40 आदमियों के खेमे में 4 फैन होते थे, किसको कवर करेंगे? और जून जुलाई का हाइट वो बहुत भारी होता था। अभी तो बहुत आसान हो गया, फैसिलिटीज आ गई है, लेकिन लोग फिर भी जो है वो बोलते हैं मुश्किल है। आजकल जो लोग कहते हैं ना, वो बात ये है कि लोगों को आराम पसंद चाहिए। अब यहाँ पे लोगों के जो कुछ लोग ऐसे हैं जो 40-40 लाख 50-50 लाख का जो करते हैं VIP, अब उनको खेमे भी जो है जिसमें 10 आदमी VIP खेमे में रहते हैं, जैसे हमारे 8 नंबर था उसमें 22-24 आदमी 26 आदमी रहे। अब लोग जो है वो कहते हैं कि हमारे को 6 आदमी 8 आदमी 10 आदमी का खेमा चाहिए। गाड़ियाँ भी उनको VIP वहाँ के लिए चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? अब जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी ये अपना VIPs है, मिलोनर, उनको तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। और जो हमारा हज भी है माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, और जो आप लोग यानी दूसरे लोग भी हैं वो भी हज कराते हैं। हर आदमी कोशिश करता है कि हज अच्छा होना चाहिए। ट्रेवल वाला यही चाहेगा कि किसी का भी हज ख़राब ना हो। और मेन चीज़ जो हज की है वो अजीज़िया है। आप हाजी यहाँ से जाते हैं, पूल में जमजम में रह गया,
आप उसको लेके जाते हैं पुल में जमजम, उसको हम लोग सुबह का नाश्ता रात का खाना देते हैं, उसको कहते हैं हाफ बोट, वो मिलता है। क्योंकि वो नाश्ता ही 10:30-11 बजे तक होता है, फिर जोर हो जाती है 12:30 बजे, नमाज पढ़ते हैं, असर हो जाती है, मगरिब 7 बजे के बाद खाने शुरू हो जाता है, तो वहाँ देते हैं। फिर अजीज़िया में जब आता है हाजी, जो उनके 5 या 8 दिन होते हैं रहने के, वो हाजी को थोड़ा मुश्किल लगता है, वहाँ पे आपको हाजियों को संभालना है। तो अच्छा, ये जो है पैकेज जो आपका होता है, इसमें मतलब कि सारी चीज़ें, कितनी चीज़ें कहाँ से कहाँ तक कवर होता है? इसमें जो है वो टोटल कराची से जो बंदा जाता है और वापसी कराची तक आता है, सारी चीज़ें कवर होती हैं उसकी शॉपिंग के अलावा। शॉपिंग तो खुद करेगा ना? जी जी। ये नहीं कि शॉपिंग लिस्ट आपको पकड़ा दे। नहीं, शॉपिंग के अलावा सारी चीज़ें, 3 टाइम का खाना, हर चीज़ जो है ना, टिकट, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, ज़ियारतें, 3 टाइम का खाना, मदीने में भी होटल का बुफे, अजीज़िया में भी 3 टाइम का खाना, आइसक्रीम, फ्रूट, और मीना अरफात में भी फ्रूट्स, और हमको जूसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें अपने पास से प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इसके अलावा जो हज और उम्रा है, उसके अलावा आप कोई और ट्रैवल करवाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, जैसे कि और भी इस्लामिक ज़ियारतें लोग करते हैं? जैसे अभी शियाओं का ही ले लें तो उसमें इराक है, अभी इराक सिर्फ शिया तो नहीं जाते, सुन्नी भी जाते हैं। सुन्नी भी जाते हैं। ये हमारे लिए भी वही इतनी काबिल इज़्ज़त है। तो आपके और क्या टूर्स हैं? हमारे देखें, इराक और ईरान की जो आपने बात की, वो मेरे वालिद साहब जो हैं ये उसको डील करते हैं, हम उसमें ग्रुप नहीं बनाते। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और जाना चाहता है तो उसको हम कस्टमाइज़ करके देते हैं और वो हम करते हैं, ठीक है, वो वालिद साहब डील करते हैं। और उसके अलावा मैं पर्सनली जो है वो हमारा बेसिक तो हज और उम्रा है, इसके अलावा डोमेस्टिक टूर्स से लेके इंटरनेशनल टूर्स तक, वो सिर्फ विज़िट के जो पैकेजेस होते हैं, हाँ, हनीमून पैकेजेस हो गए, फैमिली पैकेज हो गए, 10-12 दिन 15 दिन घूमने फिरने वाले टूर्स के, वो हम डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा वर्क ओवरसीज़ वगैरह ये हम नहीं देखते। उसमें जो है आजकल एक ज़्यादातर बजट में आता है, इतनी महंगाई हो गई है, तो मैं पर्सनली जो लोगों को मशवरा देता हूँ, अभी भी मेरे माशाल्लाह काफ़ी क्लाइंट हैं। दुबई नहीं बोलिएगा। दुबई नहीं बोलना है। दुबई में इसकी वजह आपको ब्रीफ करूँगा, और दुबई बोलने की ज़्यादातर लोग फिर दुबई का ही सोचते हैं, सबसे करीब, सबसे नहीं, इसकी वजह है, इसकी वजह है। देखें, मैं उनको ऑप्शन ये देता हूँ, दुबई प्लस उम्रा। इसको मैं ब्रीफ करता हूँ कि उम्रे का जो टिकट है, एक मिसाल है, 1,20,000 रुपये का, कराची जद्दा कराची, ठीक है। आप दुबई ऐड कर लेते हैं, जब भी वो टिकट वो 1,20 का ही रहता है। सिर्फ आपने 96 घंटे ऐड कर लें, 150 दरम का वीज़ा लेना पड़ेगा। अच्छा, 150 दरम का वीज़ा ले लें तो दुबई में आप 4 दिन 96 आवर्स आप उधर रह सकते हैं। 7-8 हज़ार 3 स्टार, 12-15 हज़ार रुपये 4-5 स्टार होटल विद ब्रेकफास्ट 2 बंदों के लिए मिल जाता है पर नाइट। मतलब 1 लाख रुपये उसका मज़ीद बढ़ जाता है अगर 2 बंदे, तो उसका उम्रे के साथ ही 3-4 दिन दुबई का टूर हो जाता है। अच्छा, ये छोटे बच्चे जो हैं, अब मैं फिर हज की तरफ आ रहा हूँ जी। सवाल जो है, छोटे बच्चे वो भी जाते हैं हज में अपनी अम्मी के साथ? जैसे यहाँ पर तो ऐसा होता है नॉर्मली कि लोग संभाल लेते हैं पूरी फैमिली, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं वो मतलब नहीं लेके जा सकते, नहीं किसी के पास छोड़ सकते बच्चे बिल्कुल होते हैं ग्रुप्स में, और ज़्यादातर वो 2 ईयर प्लस होते हैं जो चाइल्ड में आ जाते हैं। इन्फेंट बहुत माइनर होता है, बहुत माइनर, तो उनका ख्याल रखना और ये तो बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, काफ़ी लोग हैं उसमें भी। हमारे पास भी पैकेजेस में वो होते हैं सेपरेट कि भाई आपने बच्चे का लेना है विदाउट बेड ये प्राइस है, विद बेड ये प्राइस है। और बच्चे 50-100, अगर 100 बंदों का ग्रुप है तो कम से कम 5-7 बच्चे होते ही होते हैं। हाँ, फैमिली संभाल लेती हैं, और मतलब बहुत छोटे नहीं होते, वो इतने समझदार होते हैं, मतलब 2-4-5 साल के भी होते हैं, उसमें 10 साल के भी। बहुत छोटे बच्चे तो घर वाले वैसे ही नहीं लेके जाते, क्योंकि आप देखें ये एक तो इस्लाम का अरकान है हज जो है, ठीक है, और वो उस बच्चे पे उस वक्त 2 साल का है तो फ़र्ज़ नहीं है। और आजकल की कीमतों के हिसाब से 15, 20, 25 लाख रुपए का हो गया है। तो वो बच्चे को ले जाएं, अल्लाह पाक ने दिया तो अच्छी बात है, लेकिन मशवरा भी मैं यही दूंगा कि ना लेके जाएं। 2-4 साल का बच्चा है, अपना अरकान, मतलब बच्चे की वजह से जो अपनी इबादत है ना वो उसमें खलल पड़ता है। जो आप इतने पैसे खर्च करके जा रहे हैं और इबादत का मज़ा नहीं आए तो क्या फ़ायदा है।
अच्छा, तो मैंने तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिया, कोई आपके जहन में है जो इम्पोर्टेंट है जो हमें ख्याल रखना चाहिए? नहीं, बस जो है वो ट्रैवलिंग तो करनी चाहिए, माइंड फ्रेश रहता है और सफ़र मुशक्क़त का नाम है, ठीक है ना। तो सफ़र में जाते हैं हम, मैं खुद जाता हूँ टूर्स लेके, और दोस्त यार भी हमारे साथ होते हैं, क्लाइंट भी होते हैं। इंग्लिश वाले सफ़र में तो नहीं बन जाता? नहीं, वो तो अब इंसान के अपने हाथ में है कि इंग्लिश वाले को उर्दू बनाता है या उर्दू वाले को इंग्लिश बनाता है, वो इंसान के अपने हाथ में होता है। लेकिन प्यार मोहब्बत से रहे, और देखें असल इंसान का जो पता है ना वो सफ़र में चलता है। तो माशाल्लाह हमारा साथ, हम हज पे भी वालिद साहब तो हर साल माशाल्लाह जाते हैं। कुछ साल, 2 साल कबल कोविड से पहले 2 साल मैं खुद भी जो है वो ग्रुप के साथ था। तो बस ये है कि बाकी इसके अलावा आपने मुझसे एक सवाल पूछा था जिसका मैं जवाब देना भूल गया। हाँ, मैं इसके अलावा टर्की और मालदीव्स, ठीक है, दुबई और सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सारी चीज़ें, श्रीलंका, टूरिस्ट वीज़ा जितने भी हैं ये, और इनके पैकेजेस डिज़ाइन करता हूँ। भी आप करवा देते हैं? हाँ, इन सारे वीज़ा। कुछ ऐसे वीज़ाज़ हैं जैसे अभी आपको मैं बताऊँ, थाईलैंड का वीज़ा है, टर्की का वीज़ा है। वो वीज़ा के लिए हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करके देते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हम लगाते हैं अपने पास से, टिकट, होटल बुकिंग, और इसके अलावा क्या कहते हैं वो हमारा लेटर हेड लगता है, ठीक है, और टिकट लगता है, होटल बुकिंग लगती है, इंश्योरेंस लगती है। ये सारी चीज़ें हम लगा के आपको एक फ़ाइल कंप्लीट करके देते हैं, और वो आप लेके डायरेक्ट उनके कॉन्सुलेट के ऑफिस जाते हैं। जो भी क्या वजह है, वो कुछ और प्रोसेस है जाना? नहीं, वो आपने जिसने अप्लाई करना है उसने खुद जाना, वो फाइल आपने जाके सबमिट करवानी है, और हार्डली 1 वीक में आपको वीज़ा आ जाता है। करते हैं कि जैसे पाकिस्तान में, कराची में किसी कोई जाना है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, तो वो कहाँ जाए, मतलब ईजी, सबसे ईजी? देखें हमारे पास जो आते हैं लोग, हम सबसे पहले, अभी कुछ मेरे क्लाइंट्स थे, जैसे मैं अगर आऊँ आपके पास, बोलिए मुझे 10 दिन के लिए जाना है, बिल्कुल जाना है, तो मैं सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा वो होगा आपका बजट कितना है। ये भी हमने अपने क्लाइंट से सीखा। एक क्लाइंट ने मुझे बोला, यार मुझे जो है ना वहाँ जाना है टर्की प्लस उम्रा। मैंने उसको पैकेज बना के भेज दिया। जब भेजा तो बोला, यार ये तो बहुत ज़्यादा है, 12-15 लाख रुपए 2 बंदों के बनने देगा, ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरा बजट तो 6-7 लाख रुपए का है। तो मैंने फिर उसको वही मशवरा दिया, आप दुबई प्लस उम्रा कर लो। तो सबसे दुबई, या तो आप सिर्फ उम्रा कर लें अगर उम्रा करना है, अगर उम्रा कर चुके हैं, उम्रे पे नहीं जाना है, तो फिर आप दुबई कर लें। फिर दुबई से के अलावा अब टूर बनाना पड़ता है। थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, ये 3 जो है आप एक साथ कर सकते हैं। अच्छा, एक साथ कैसे? हाँ, मतलब वो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है। आप यहाँ से, एक मिसाल है, मलेशिया चले गए, वहाँ से कनेक्टिंग आपने ले ली डोमेस्टिक फ़्लाइट, फिर 2-3 दिन वहाँ रुके, फिर 3 दिन सिंगापुर रुके, 3 दिन मलेशिया रुके, आप वापस आ गए। इसी तरह आप टर्की, वीज़ा लग जाता है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से लगेगा। हाँ, सिर्फ मालदीव्स का वीज़ा जो है वो ऑन अराइवल है, ठीक है। और इसके अलावा टर्की है, टर्की के साथ बाकू, बिल्कुल जैसे यहाँ से कराची से इस्लामाबाद है, इस तरह टर्की से और बिल्कुल बाकू 2 घंटे की डोमेस्टिक फ़्लाइट है। तो हम ये भी कहते हैं कि भाई आप यहाँ से कराची इस्तांबुल और बाकू से कराची आ जाएं, आपके 2 कंट्री हो जाएंगे। तो वो आप फिर रूट बनाना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त बजट का आता है। हम सबसे पहला सवाल हमारा यही होता है, आपका बजट कितना है। पहला सवाल सबका यही बजट। हाँ, बजट। आज का रियाल कहाँ कैसे कहाँ पहुँच गया है, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, रुक ही नहीं रहा डॉलर। रुक नहीं रहा, पता नहीं क्या करें, डॉलर रुक नहीं रहा। नहीं, डॉलर नहीं रुकता। जी बोलिएगा, बोले। मैंने सबसे पहले उम्रा शुरू किया जब 1990 में 4 रुपये 50 पैसे का रियाल था, आज 75 रुपीज़ का रियाल है। जब मैं भी रहता था ना 6 साल पहले दुबई में, तो 22 का था, तो 22-23 रुपये का था, 22 और अब ये 15-16 की बात बता रहे हैं। 70 क्रॉस कर गया अभी, 70 का। तो वो हमारा तो टोटल पैकेज ही बनता ही हमारा रियाल में। हम लोग नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल हम जा रहे हैं नीचे। और हमारा तो जो हज उम्रे का टोटल हमारा जो भी ट्रैवलिंग है, हमारा तो रेट ऑफ एक्सचेंज ही लगता है।
क्योंकि सऊदी आप जाएंगे तो हम रियाल से काउंटिंग करेंगे, आप दुबई जाएंगे तो हम दरम से करेंगे, इसके अलावा आप कहीं जाएंगे टर्की वगैरह हम डॉलर से काउंटिंग करेंगे। डॉलर से करें। तो अब जो पैकेज जैसे किसी को ट्रैवल करना है, जैसे सब लोग तो ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब इंस्टेंट तो नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? भाई 1 साल में अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल टूर प्लान कर रहा है, डिसेंट अमाउंट है उसके पास, बोले यार मैं 1 साल में इतने पैसे जमा करूँगा, तो होता है कि डॉलर ही बढ़ जाता है, तो क्या करें? वो सेविंग फिर डॉलर की करेंसी में करना शुरू कर दे, क्या करें? हाँ, सबसे अच्छा तरीका यही है कि डॉलर की करेंसी में या रियाल की करेंसी में आप उसको जमा करें, जहाँ का प्लान। हाँ बिल्कुल। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो अभी 3 दिन पहले उनकी मेरे पास कॉल आई, बोला यार मैं जो है ना उम्रे पे मुझे जाना है और मैं अभी से मैं पेमेंट कर दूँ, आप मेरा पैकेज बुक कर लें 8 महीने बाद का। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, आप बोला फिर मैं क्या करूँ, मैं रियाल, बोला मैं अभी के हिसाब से रियाल ले लूँ, 8 महीने के बाद वही रियाल आपको दे दूँ। मतलब हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। आप रियाल में सेविंग करें और साल के बाद 6 महीने जब आप जाना हो, मैं रियाल में पैकेज बनाऊँगा, आप रियाल मुझे दे दीजिएगा। आज उस वक्त भले 100 रुपये का हो। हाँ, ये सही आइडिया है कि जिसको ट्रैवल करना है तो वो कीमतें जो जिस तरह बढ़ रही है, हाँ, अब वो रियाल आपका पैकेज रियाल में बनेगा ना सर। अब वो 50 का हो गया तब भी आप ही का रियाल है, 100 का हो गया तो भी आप ही का रियाल है। हमको रियाल में दे दें, अब हमें कोई एतराज़ नहीं है। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और सॉरी थोड़ी सी मसले हुए थे शुरू में। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अंकल बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आजकल तो सऊदीया में भी बड़ी महंगाई हो गई है। पहले 2018 तक 1 रियाल की कोल्ड ड्रिंक थी, कोविड के बाद 3.5 रियाल की हो गई है, 4 रियाल की। खाना भी बहुत महंगा हो गया, तो ये सारे एक्सपेंसेस की वजह से जो है महंगा होता जा रहा है। ये तो महंगाई तो आप देखें ना पूरी दुनिया में ही बढ़ रही है। वहाँ पे मैंने तकरीबन 30-28 सालों में 1 रियाल की चीज़ 1 रियाल की देखी थी, चाय 1 रियाल की थी, 1 रियाल की थी। अब वहाँ भी हुकूमत ने टैक्स लगाना, ये लगाना शुरू कर दिए हैं, तो वो जाके अब महंगाई हुई है कोविड के बाद। कोविड तक सब सही था। कोविड ने ना एक तरह से आप कहें कि रीसेट कर दिया वर्ल्ड को, मतलब पूरा। और सबसे ज्यादा मुतासिर जो हुआ है वो ट्रेवल ट्रेड ही हुआ है। ट्रेवल ही हुआ है, ट्रेवल ट्रेड हुआ है। जैसे जब कोविड आया था तो जैसे स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन चले गए थे, हॉल वाले जो हैं वो उन्होंने फिर प्राइवेट कुछ करना कुछ और शुरू कर दिया था। मतलब अंदर घर पे हर बंदा कुछ ना कुछ, देखें रोजगार है, घर तो चलाना है ना, हर बंदा कुछ ना कुछ अपने हिसाब से मेहनत कर रहा था ना। लेकिन ट्रैवलिंग एक ऐसी वाइड चीज़ है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ बता दें, दूध वाला, रोटी वाला, खाने वाले, फ्रूट वाले, कुछ ना कुछ सबका बिजनेस ऑनलाइन वालों का भी चल रहा था। लेकिन ट्रैवलिंग जो थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। फिर उस वक्त आप लोग ने भी किस तरह करा, क्या करा? हम उस वक्त बिल्कुल वेट भी किया हमने, काफ़ी साल, मैं 1 साल तकरीबन वेट किया। फिर उसके बाद जो है हमने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। उसमें मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ में बैठ के काम भी सीखा प्रॉपर्टी का, और एज अ ब्रोकर भी काम किया और एज अ इन्वेस्टर भी काम किया। तो अल्लाह पाक ने माशाल्लाह बरकत दी। एक अल्टरनेटिव आपको मिल गया जी, तो एक तरह से देखा जाए तो ये कुछ अच्छा हो गया। ये बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया। हाँ, नई चीज़ सीख ली, और आज भी मैं जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, आज भी करता हूँ। चीज़ आ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। और कोई सवाल होगा तो हम आपके जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं जी जी वो बिल्कुल। उस पर डाल देते हैं। जी तो अगर किसी को क्वेश्चन पूछना होगा तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट बिल्कुल पूछ सकता है। सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड हमसे रब्ता भी कर सकता है, और अस्करीवन में हमारा ऑफिस है, वहाँ विज़िट भी कर सकता है, और आपके रेफरेंस से आएगा तो उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी होगा। तो शुक्रिया आपने रेफरेंस। इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन से कोशिश करा कि पूछें और उसको कवर कर सकें। तो अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप बिल्कुल हमें कमेंट्स पे बता सकते हैं, तो हम उनसे डायरेक्टली पूछ लेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि डिस्क्रिप्शन में भी हमने उनकी चीज़ें रख दी हैं। तो दैट्स इट, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। तो आप लोग को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।